Hello everyone, hope you all are doing well. I'm Dipali Gupta and on behalf of Indra Publishing House, a very hearty welcome to one and all. The IPS Talks. इस प्रोग्राम में we have a guest who is very special to Indra Publishing House and she is none other than Dr. Shikhar Rastogi ji. We are honored to have her as today's guest and speaker. स्मार्ट पेरेंटिंग की सीरीज में आज हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स रिलेशन विद सक्सेस एंड हैप्पीनेस पर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर शेखर रस्तोगी जी एक रिनाउंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, काउंसलर व ट्रेनर हैं। आपने 2 बुक्स लिखी हैं, सशक्त अभिभावक, सफल बच्चे तथा परवरिश और अंतर्द्वंद। ये 2 बुक्स लिखी है मैम ने। एंड आप मानते हैं कि अनुमान गलत हो सकता है परंतु अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन का यथार्थ। आपने इन दोनों पुस्तकों में अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए प्रयास किया है कि किस प्रकार आप बच्चों के साथ उचित सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। आप लास्ट 37 ईयर्स से एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रही हैं तथा पिछले 16 सालों से आप सीबीएसई काउंसलर हैं। एजुकेशन की फील्ड में आपके कमेंडेबल वर्क के लिए आपको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे प्रिंसिपल लीडरशिप अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड, स्वयं सिद्धा अवार्ड। साथ ही लायंस क्लब व अन्य संस्थाओं द्वारा भी आपको आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और मैम से जानेंगे हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स रिलेशन विद सक्सेस एंड हैप्पीनेस के बारे में। Thank you, Dipali. Thank you for your kind words. It's my pleasure to share my views on this platform. और इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने एक ये बहुत अच्छी सीरीज शुरू करी है स्मार्ट पेरेंटिंग, जिससे काफी पेरेंट्स को फायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं पेरेंट्स के मन में जो जिनके सवाल उन सवालों के जवाब वो नहीं ढूंढ पाते हैं। और पेरेंटिंग एक ऐसी स्किल है, ऐसी कला है जिसके जवाब किसी किताब में नहीं मिलते, क्योंकि पेरेंटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि हम उस फॉर्मूले को एक जगह लिख दें और हर पेरेंट उसको पढ़ के उसको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली पे अप्लाई कर ले और उसके अकॉर्डिंग बच्चे की पेरेंटिंग करें। इसलिए पेरेंटिंग एक बहुत ही अलग और बहुत ही स्पेशल चीज है और बहुत स्किल्स की जरूरत होती है। इतना कोई बड़ा काम भी नहीं है, बोझ भी नहीं है, क्योंकि हम ये कहेंगे कि पेरेंटिंग तो वर्षों से लोग करते ही आ रहे हैं। आज ऐसी क्या जरूरत हो गई है या आज के समय में क्यों पेरेंटिंग स्किल्स की बात होती है, क्यों सेशंस होते हैं, क्यों वर्कशॉप्स होती हैं? तो उसका कारण एक तो ये है कि पेरेंटिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, बिकॉज कि सोसाइटी बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बच्चे हमारे हमसे बहुत आगे हैं। आप थोड़ा कल्पना करके देखिए कि जब हम इस उम्र में थे, जिस उम्र पे हमारे बच्चे हैं, तो हमारी स्टैंडिंग और बच्चों की स्टैंडिंग क्या है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आज के बच्चे बहुत ज्यादा आगे हैं। तो हमें जरूरत है कि बच्चों के साथ चलने की, बच्चों के साथ दौड़ लगाने की, और अगर हम उनका मुकाबला बराबर से कर पाएंगे तभी हमारी पेरेंटिंग भी अच्छी होगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं इश्यूज आने लगते हैं। जैसे अभी हम बात करें, बच्चे पेरेंट्स सभी परेशान हैं आज के समय में। अभी जो सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है, 2 इश्यूज इस समय जो चल रहे हैं। पहला है कोविड, लॉकडाउन, स्कूल बंद, सब कुछ बंद, तो सब घरों में बैठे हुए हैं। अभी अगर हम भोपाल की बात करें तो कल से लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है, बट फिर भी स्कूल कॉलेज बंद है, पार्क बंद है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ज्यादा मार्केट नहीं खुल रहा है, मॉल नहीं खुल रहा है, कुछ रिक्रिएशन का नहीं है बच्चों के पास, इवन पेरेंट्स के पास भी। तो सब घरों के अंदर बैठे हुए हैं और ऐसे में जो परेशानियां हो रही हैं, जिनको हम बार बार चर्चा भी करते हैं, तो उन परेशानियों को कैसे हैंडल किया जाए।
क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजीज डेवलप करनी चाहिए जिनसे हम उन परेशानियों को हैंडल कर पाए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी परेशानी अगर हम कहें जो बच्चों के दिमाग में, जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, 10th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए और कल 12th के भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। अब बोर्ड एग्जाम, खास करके अगर हम 12th की बात करें, तो बोर्ड एग्जाम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। बच्चा बचपन से 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सोचता है और 12th आते आते तक उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है कि मैं 12th बोर्ड में हूँ, मुझे 12th बोर्ड देना है इस बार, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, बट 12th बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की लाइफ में। एक कारण ये भी होता है कि उसको एक अपनी आइडेंटिटी मिलती है 12th बोर्ड के साथ में। दूसरा कारण ये होता है कि बच्चे 12th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये गेटवे होता है जहां से बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आगे अपने करियर को डिसाइड करते हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई डॉक्टर के लिए जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो फील्ड हैं जो इस मोमेंट पे डिसाइड होते हैं कि 12th का एग्जाम दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, और बहुत सी जगहों पे 12th का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कट ऑफ लिस्ट कहाँ जा रही है, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। तो इन सब चीजों के लिए 12th के रिजल्ट का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर कोई पेरेंट हमारे साथ जुड़े हैं जिनके बच्चे 11th या 12th में हैं, वो इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। तो परेशानी क्या है, बच्चा उलझा हुआ है, पेरेंट्स भी परेशान है कि हमारे पास बीइंग ए काउंसलर, हमारे पास बहुत से बच्चे संपर्क में है हमारे साथ, पेरेंट्स भी संपर्क में है। जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे, लगातार पढ़ाई में लगे हुए थे, उन बच्चों के लिए ये थोड़ा सा तकलीफ देह है, परेशानी है कि हमारी मेहनत वेस्ट हो जा रही है। हमने अच्छा स्कोर करने के लिए, इतना परसेंटेज लाने के लिए हमने इतनी मेहनत की है और ये हमारी मेहनत जो है ये बेकार हो रही है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ की बात है। एंड दे आर नॉट सेटिस्फाई ऑल्सो विद दिस डिसीजन। लेकिन गवर्नमेंट के पास, हम लोगों के पास भी कोई, हमारे पास कोई साधन नहीं था। कुछ बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए परेशानी ये थी कि हमें रिजल्ट को, या गवर्नमेंट को रिजल्ट को कैंसिल करना पड़ा, एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा, और रिजल्ट बनाने के लिए नया कुछ फॉर्मूला लाया जाएगा, जो इंटरनल असेसमेंट है, जो प्री बोर्ड है, उनके मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को रिजल्ट दिया जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स भी परेशान हैं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, पेरेंट्स कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनको समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स बच्चों के इमोशंस को समझ रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, अगर पेरेंट्स इस बात को जान रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चे के साथ में, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको हम, उसके साथ हम कैसा बिहेव करें, उसको हम कैसे मैनेज करें, अगर ये चीजें पेरेंट्स समझ रहे हैं तो बच्चे को वो प्रॉपरली हैंडल कर लेंगे। दूसरी चीज, क्या बच्चा इस चीज को समझ रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा है या मिडिल क्लास में है या टीनेजर है, एडोलसेंट एज पे है, कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। गुस्सा भी है, नाराजगी है, खुशी भी है, दुख भी है। तो ये जो दो सिचुएशन मैंने बताई अभी, ये हमारे ऊपर हावी हो रही हैं। जिन परिवारों में बड़े बच्चे हैं, जो इस स्टेज पे हैं, जिनके एग्जाम थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा ये चीजें आ रही हैं, परेशानी हो रही है। और जो इमोशंस हैं, कई जगह विस्फोट भी हो रहे हैं, उनको प्रॉपर हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो आज हम इन्हीं बातों को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है हमारे साथ में, क्या हम बच्चों को अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए
ट्रेंड करते हैं, क्या हम समझते हैं इमोशंस को हैंडल करना चाहिए या नहीं समझते हैं? अगर एज ए पेरेंट हम नहीं समझते हैं तो भी बहुत बड़ी परेशानी है। अगर हम ही नहीं समझ रहे हैं तो बच्चों को हम कैसे समझाएंगे, बच्चों को हम कैसे बताएंगे कि आपको क्या करना है, किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, हम नहीं सिखा पा रहे हैं। तो ये जो हमारे साथ परेशानी हो रही है, इसके लिए क्या करें, और क्या ये चीजें कहीं हमारी सफलता से जुड़ी हैं, हमारी लाइफ से जुड़ी हैं, और अगर हैं तो कैसे हैं? तो चलिए हम बात करते हैं इन्हीं सब चीजों को लेकर के। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, और उसके बाद आप के लिए जो भी आपके मन में सवाल होंगे वो आप पूछ सकते हैं। छोटी सी जानकारी पहले साझा करती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों को समझें पहले। जब हम समझने लगेंगे तो हमको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। एज ए पेरेंट आपका क्या रोल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आई होप माई प्रेजेंटेशन इज विजिबल। वैशाली? ओके, यस। ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स रिलेशन विद सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो इंटेलिजेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और किस तरीके से ये हमारी सफलता और हमारी खुशी के साथ जुड़ा हुआ है। स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पर IQ, EQ और SQ की। IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ इमोशनल क्वोशेंट जो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और तीसरा है SQ। SQ मीन्स सोशल क्वोशेंट, कि सोशल इंटेलिजेंस कितना है, बच्चे में सोशली मिक्सअप होने की क्या क्वालिटीज हैं, उन चीजों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हमारे आपके लिए हैप्पीनेस क्या है। हो सकता है हमारे लिए कुछ और हो और आपके लिए कुछ और हो। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हैप्पीनेस क्या है। अगर आप लोग अपने विचार बीच में साझा करना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हैप्पीनेस क्या है ये जानिए पहले। हो सकता है किसी के लिए डिग्री पाना हैप्पीनेस हो सकता है किसी के लिए परिवार की खुशियां ही खुशियां हैं, उसी में वो खुश रहते हैं। किसी के लिए बहुत अच्छा जॉब पा लेना बहुत अच्छी बात होती है और वो सबसे ज्यादा उसको खुशी देती है। किसी के लिए घर बनाना, किसी के लिए गाड़ी लेना, ये सारी बातें खुशियां देती हैं। तो किसी के लिए पैसा कमाना, अल्टीमेटली पैसा तो है ही है, ठीक है। सोचा क्या जाता है कि अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी जॉब लगे, अच्छी फैमिली बनाए, अच्छा घर लें, गाड़ी हो, बंगला हो, और ये सब पॉसिबल है जब हम अच्छा हमारे पास फाइनेंशियल बजट होगा। और ये माना जाता है कि ये फाइनेंशियल बजट हमको मिल सकता है अच्छे जॉब से। और अच्छे जॉब के लिए क्या जरूरी है? इंटेलिजेंस। बच्चे का इंटेलिजेंट होना जरूरी है, बच्चे का एग्जाम में अच्छा स्कोर करना जरूरी है, इंटरव्यूज देना अच्छे से जरूरी है, और अच्छी जॉब लेना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम को रिलेट करते हैं इंटेलिजेंस से, कि बच्चा कितना बुद्धिमान है। और उसकी बुद्धिमत्ता से, उसकी बुद्धिमानी से हम सारी चीजों को रिलेट कर लेते हैं कि हमारी सफलता, हमारी हैप्पीनेस, खुशियां, सब कुछ केवल जुड़ी है इंटेलिजेंस से। क्या ये सच है? हम इन बातों पे आज चर्चा करेंगे। अगर हम इंटेलिजेंस देखें तो क्या है, आप सब इस बात को जानते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस सिंपली अगर हम कहें कि बुद्धि है, बुद्धि लब्धि जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट हिंदी में बुद्धि है। बुद्धि काहे की है कि अगर बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, स्कूल में बहुत अच्छा अच्छे ग्रेड मिल रहे हैं, अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, वो अच्छे से सोच पा रहा है, मैथ्स बहुत अच्छा कर रहा है, साइंस बहुत अच्छा कर रहा है, तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है, तो हम कहते हैं बच्चा बुद्धिमान है। बच्चे के पास अच्छी इंटेलिजेंस है, अच्छी बुद्धि है, बच्चे को आगे अच्छा कर रहा है और आगे कर लेगा, अच्छी पढ़ाई कर लेगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम चीजों को शुरुआत से इस तरीके से कोरिलेट करने लगते हैं। इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या है?
जो हम इंटेलिजेंस बच्चे की है उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, और उसको क्वेश्चन फॉर्म में हम उसको सिग्निफाइज करते हैं कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है, मेंटल पोटेंशियल क्या है, उसकी एकेडमिक एबिलिटी क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है। तो इन सारी चीजों को हम क्वेश्चन में निकालते हैं और उस आधार पर हम कंपेयर करते हैं। जो सबसे ज्यादा आईक्यू स्कोर करते हैं उनका एक क्लब होता है, मेंसा क्लब, जिसमें जैसे स्टीफन हॉकिंस जो फिजिसिस्ट थे, या अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, आप सबको पता है, तो उनका आईक्यू जो है वो 160 था। बहुत हम कह सकते हैं कि जो जितना आईक्यू लेवल बढ़ता जाता है वो उतना ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। तो अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो ये हमारी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, मेंटल पोटेंशियल कहलाती है। सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक गार्डनर ने ये बताया कि इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल फॉर्म में होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में वो सारी इंटेलिजेंस हो। आप भी ये अनुभव करते होंगे कि कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो कोई गाने में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई फिजिक्स में अच्छा है, किसी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो किसी की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता है। तो ये सारे गुण जो होते हैं वो इंटेलिजेंस में आते हैं, और इनको मल्टीपल इंटेलिजेंस बताया गया, जो हर व्यक्ति को एक यूनिक बनाती है, एक अलग पर्सनैलिटी बनाती है, एक उसकी अलग इमेज होती है, एक अलग क्वालिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो गार्डनर ने सबसे पहले इस चीज की खोज करी। अभी हम उस पे उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, जस्ट हम आपको एक इन्फो दे रहे थे कि इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल होती है, जिसके बेस पे बच्चे की या बच्चे की पर्सनैलिटी बेस होती है। तो अलग अलग व्यक्ति होता है जो अपनी खासियत के कारण से जाना जाता है। कोई बहुत अच्छा लोगों को बातचीत करके बहुत इंप्रेस कर लेता है क्योंकि उसमें वर्बल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। अब अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है हमारे समाज में या हमारे स्कूलों में, क्या चल रहा है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बच्चे की आईक्यू पे ज्यादा प्रेशर देता है। उनका कहना है स्कूल में जो होता है, बच्चे ने जितना अच्छा स्कोर कर लिया उतना अच्छा बच्चा माना जाता है, और एज ए पेरेंट हम लोग भी यही कहते हैं बच्चा अच्छा कब है, जब उसने खूब अच्छा स्कोर किया हुआ है। क्या आप मानते हैं इस बात से? क्या आप एग्री करते हैं? विचार करिए कि क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि अगर बच्चे ने अच्छा स्कोर नहीं किया है, कुछ और क्वालिटीज हैं, तो वो बच्चा भी अच्छा हो सकता है? शायद हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं समाज में। हमारे लिए बच्चे का ग्रेड, बच्चे का रिजल्ट, बच्चे के परसेंटेज ही सब कुछ है, और हम अपनी इमेज उस बेसिस पे बना लेते हैं। कहीं आपके बच्चे का ग्रेड कम हो गया, परसेंटेज कम हो गए, किसी परिवार में किसी दूसरे बच्चे का, मित्र के बच्चे का परसेंटेज अच्छा है, तो हम कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, कि हमारे बच्चे का ग्रेड कम है, हम किसी को कैसे बताएंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा बताने में। और यही स्कूल में हो रहा है कि स्कूल में बच्चे के एकेडमिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हम उसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मेडिसिन, सब कुछ पढ़ा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन हम ईक्यू नहीं बता रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बता रहे हैं क्या होता है। आईक्यू पे बात करते हैं लेकिन ईक्यू पे नहीं करते हैं, और इसकी परेशानी क्या होती है, बच्चे उससे अवेयर नहीं होते हैं कि किस तरीके से हम अपनी परेशानियों को, इमोशनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करें। हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारी एंजाइटीज, हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो सारी परेशानियां लाइफ में आती हैं, क्योंकि लाइफ है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों के बीच में, तो उनको हम कैसे हैंडल करें। और रिजल्ट क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे बच्चा परेशान होता है। क्लास टेस्ट हुए, कुछ नंबर कम आ गए तो बच्चा रोने लगता है, किसी साथी के नंबर ज्यादा हो गए तो बच्चा परेशान हो जाता है, ईगो प्रॉब्लम आने लगती है, बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो ये सारी प्रॉब्लम कैसे हैंडल की जाए,
और धीरे धीरे बच्चा स्ट्रेस में रहने लगता है, और अगर ये अधिकता होती गई तो डिप्रेशन की स्टेज आ जाती है। इनको कैसे हैंडल किया जाए? क्या कभी इस बात पे चर्चा करते हैं हम लोग? क्या हम अपने बच्चे से कहते हैं कि आपको अपनी परेशानियां कैसे हैंडल करनी है, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करो? शायद नहीं, या बहुत कम। तो इन चीजों को बच्चा कैसे हैंडल करे? वो अपने, अगर उसके मन की बातें नहीं होती हैं तो वो एग्रेसिव होता है। आजकल बहुत से पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा है। 3 साल 4 साल के बच्चे के लिए भी ये कंप्लेन आती है कि मेरा बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा है, बात बात पे रोता है, परेशान करता है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर 3 साल 4 साल का या 8 साल का बच्चा एग्रेसिव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सोचिए, विचार करिए। हो सकता है कि उसके मन की बातें पूरी नहीं हो रही हो, वो जिस तरीके से रहना चाहता है वो रह नहीं पा रहा है। शायद वो आपका समय मांग रहा है, आपके पास समय नहीं है। शायद वो आपके साथ खेलना चाह रहा है, आप खेल नहीं पा रहे हैं। एग्रेसिव क्यों हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हम बच्चों को सिखाएं कि अगर आप परेशान हैं तो हम कोऑर्डिनेट कैसे करें, हर परिस्थिति में कोप अप कैसे करें, अपने आप को एडजस्ट करें। हम नहीं सिखाते हैं। शायद आपके बच्चे ने भी कभी ना कभी कंप्लेन करी होगी कि मुझे स्कूल में उस सीट पे बैठना है लेकिन मुझे नहीं बैठने को मिल रहा है, तो मेरा उस फ्रेंड से झगड़ा हो गया। या घर में भाई बहनों का, भाइयों का, आपस में बच्चों का छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। हम उन्हें एडजस्टमेंट नहीं सिखा रहे हैं, हम उन्हें कोप अप करना नहीं सिखा रहे हैं। हम एक को डांट देते हैं, दबा देते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं देते हैं। उसको ये नहीं सिखाते कि क्यों। हम बच्चे को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना नहीं सिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? परेशानियां बढ़ रही हैं, इसलिए एज ए पेरेंट हमें बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है। और जब हम बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, हम प्रॉपरली बिहेव करेंगे बच्चों के साथ, परिवार में, घर में, सभी लोगों के साथ में, तो बच्चा सीखेगा कि अगर परेशानी है तो पेरेंट्स ने हमारे उसको कैसे हैंडल की। किसी बात पे गुस्सा आया तो उसको कैसे मैनेज किया, या हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। बच्चा उन्हीं चीजों को देख रहा है, उसी माहौल में रह के वो उन्हीं चीजों को इमिटेट कर रहा है, उन्हीं चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है। और बच्चा निश्चित रूप से वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप करेंगे। अगर आप छोटी छोटी परेशानियों में विचलित हो जाते हैं, आपका बच्चा भी वही सीखेगा, वो भी विचलित होगा, वो भी परेशान होगा। अगर बच्चे ने ये देखा है कि परेशानियों के साथ हमारे पेरेंट्स खड़े रहे हैं, धैर्य से काम लिया है, तो बच्चा भी उसी सिचुएशन को वैसे ही मैनेज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैंने कहा ना, लाइफ है, लाइफ में अलग अलग समय अलग अलग सिचुएशन आती रहती है। ऐसा नहीं है कि आज सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कल भी चलता ही रहेगा, या अगर आज खराब है तो कल भी ऐसे ही होगा। अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। और हमें अपने भी और बच्चों की भी इमोशनल कॉम्पिटेंसीज को मैनेज करना होगा, उन पे मास्टरी हमको करनी होगी, और तभी हमको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज कर लें, हम लोगों से अच्छे से बात करें, अच्छे तरीके से बिहेव करें, तो चीजें बेहतर होती हैं। वो चाहे घर हो या स्कूल हो या समाज हो, रेट ऑफ सक्सेस जो है बढ़ जाएगा। आप थोड़ा सा अगर सोचें कि छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े इश्यूज बन जाते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा और हमने ऐसा क्यों बोला। तो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें, उनको मैनेज करना सीख लें, तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं लाइफ में, वो दूर हो जाएंगे। इसलिए आज की तारीख में, आज के समाज में आईक्यू को केवल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, इंपॉर्टेंट दी जा रही है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, हम फैमिली में कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम सोसाइटी में अपने आप को कैसे इम्पोज कर रहे हैं, किस तरीके से हम सोसाइटी में खड़े हैं।
अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है घर के भी कुछ सदस्य आपसे बात करना ना पसंद करें। क्यों? क्योंकि मे बी कि आपका बिहेवियर उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, वी हैव टू लर्न टू मैनेज आवरसेल्फ। तो आज का जो इशू है वो केवल आईक्यू नहीं है, वो है चीजों को हैंडल करना। अगर हम चीजों को प्रॉपरली हैंडल करेंगे, समाज में अपने आप को बना के रखेंगे, उसके लिए हमें जरूरत है आईक्यू के साथ ईक्यू और एक्यू एसक्यू। ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट, एक्यू अडॉप्टिबिलिटी, एसक्यू सोशल क्वोशेंट, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों को उस तरीके से मैनेज करें। अभी हम आज बात कर रहे हैं ईक्यू और एसक्यू, आईक्यू के साथ में इनको हम कैसे मैनेज करें। तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ईक्यू हैज मोर टू डू विद योर सक्सेस एंड इन योर लाइफ। आईक्यू, आईक्यू देखिए, आईक्यू जो है वो तो इननेट होता है, जन्मजात है, लेकिन ईक्यू को सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। आईक्यू को हम नहीं कुछ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो जो है हमारे पैदाइशी गुण है, वो क्वालिटी हमको जन्म से मिली है, हमारे जीन्स में है। तो आईक्यू हमारे साथ वैसी ही रहेगी, लेकिन ईक्यू को, एसक्यू को हम बढ़ा सकते हैं, हम सीख सकते हैं। जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें बहुत सारे अलग अलग चेहरे आपको दिख रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई स्माइल कर रहा है। तो इमोशंस हैं क्या? बेसिक इमोशंस को हम सिंपल शब्दों में अगर कहें, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कहें, तो इमोशंस जो हैं वो हमारी फीलिंग्स है। हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा अनुभव कर रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं, उनको हम इमोशंस कहते हैं। और ये इमोशंस बहुत डीपली हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। इनका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे बिहेवियर पे होता है। जो बेसिक इमोशंस होते हैं वो हैप्पीनेस है, खुशी है, जो हम अक्सर अनुभव करते हैं। सैडनेस है, हम दुखी भी होते हैं, अक्सर हो जाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हमें डर लगता है, ये भी एक इमोशन है। हम सरप्राइज होते हैं, हम एंगर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, डिस्गस्ट होते हैं। तो ये सारे बेसिक इमोशंस है जिनके बारे में हम जानते हैं, नॉट इन साइकोलॉजी ओनली, हम इन जनरल भी जानते हैं। और उन इमोशंस को ही हम हैंडल करने की या इम्प्रूव करने की बात आज कर रहे हैं। तो जब आईक्यू के साथ ईक्यू को जोड़ा जा रहा है कि ईक्यू इज मोर इम्पोर्टेंट, तो फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईक्यू आया कहां से, किसने इसकी खोज करी और कहां से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या और कैसे हम इसको बढ़ाएं, इसको जानते हैं। तो ईक्यू के लिए सबसे पहले डेनियल गोलमैन, एक मनोवैज्ञानिक थे ये, इन्होंने 1995 में इस टर्म को यूज किया और इन्होंने एक बुक लिखी इस पे, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो जहां से ईक्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाने लगी। बहुत सारे शोध हुए, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, जिससे पता चला कि ईक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलमैन ने क्या कहा कि ईक्यू है क्या? गोलमैन ने ये कहा, लोगों को समझाने की कोशिश करी कि ईक्यू जो है वो हमारी एबिलिटी है। काहे की एबिलिटी है? टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस, हमारे अपने जो इमोशंस है और दूसरों के क्या इमोशन है, उनको समझना और उसके अनुसार बिहेव करना। मान लीजिए कि आप किसी से बात करते हैं और सामने वाला गुस्सा में है या किसी परेशानी में है, अगर आप उसके इमोशंस को समझ सकते हैं तो आप थोड़ा शांति से बात कर लेंगे, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप और गुस्सा करेंगे, और फिर दोनों में इतना बात बढ़ सकती है कि वो आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर दे। इसलिए EQ इज इंपॉर्टेंट। EQ इज द एबिलिटी, आपको अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है। तो EQ को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप
अपने आप को सोशली इन्वॉल्व कर पाओगे। और जैसा मैंने बताया कि EQ कैन बी एक्वायर्ड, हमें ये पता चल सकता है कि EQ कम है हम बच्चे का, तो हम उस पे सजग रह करके उस पर काम करके हम बच्चे का EQ बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, और EQ को बढ़ाया भी जा सकता है। तो गोलमैन ने इसको डिफाइन किया कि इट्स रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग and those of others for motivating ourselves, for managing emotions as well as ourselves and in our relationship। तो डेनियल गोलमैन ने बहुत ज्यादा काम किया इस पे। उसके बाद जो दूसरा वर्ड हम आज बार बार यूज कर रहे हैं, या आज न्यू एज जो है आज की डेट में समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, दैट इज सोशल इंटेलिजेंस, IQ, EQ एंड SQ। तो SQ क्या है? SQ is ability to settle yourself in a society। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, लोगों से मिलना, बात करना, सोशल सेटिंग में, सोशल इन्वायरमेंट में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, कितना आप कंफर्टेबल हो रहे हो, क्या प्रैक्टिसेस हैं आपकी, आप जिनको जनरली हम कहते हैं कि आपको ऐसा ही बिहेव करना चाहिए या उसको ऐसा ही करना चाहिए, टैक्ट या कॉमन सेंस हम कहते हैं। तो दैट इज सोशल इंटेलिजेंस, कि आप सोशली किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने ला रहे हो। और गोलमैन ने ही सोशल इंटेलिजेंस पे भी बात करी, और उन्होंने दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो बताए जो हमें जानने की जरूरत है, दैट इज सोशल अवेयरनेस एंड सोशल फैसिलिटी। तो सोशल अवेयरनेस क्या है? हमें सोशल अवेयरनेस है कि हम अगर किसी सोसाइटी में हैं, परिवार, फैमिली इज ऑल्सो यूनिट ऑफ सोसाइटी, या हम दो लोग भी हैं, तो हमें किस तरीके से बिहेव करना है। हमारे कुछ नियम होते हैं समाज के जहां हम रहते हैं, वो नियम क्या हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। हमारे इथिक्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, जिनके अनुसार हम बात करें। हम कहते हैं बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों से कैसे बात करो, तो हम वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं। तो हम बच्चे को इस तरीके से नर्चर करें कि बच्चे में ये अवेयरनेस डेवलप होती जाए कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है। आपने कई घरों में देखा होगा, आप जाते हैं, मिलते हैं, तो बच्चे प्रॉपरली आपको विश करते हैं, बिहेव करते हैं, आते हैं, मिलते हैं। और कुछ घरों में बच्चे आप मिलते ही नहीं है, वो अपने रूम में रहते हैं, निकल के नहीं आते, कौन है क्या है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। आपको अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको दो बच्चों के बीच में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। तो हमें बच्चे को क्या सिखाना है? सोशल अवेयरनेस। एंड व्हाट इज सोशल फैसिलिटी? खुद को प्रेजेंट करना सोसाइटी में। हमें ये पता है कि हमें सामने वाले, पता होना चाहिए कि हमें सामने वाले से किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, किन नॉर्म्स को फॉलो करना है, किस पिच, किस टोन में बात करनी है। तो अगर ये चीजें बढ़ती हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे सोशल इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो सोशल इंटेलिजेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ये ड्यूटी पेरेंट्स की है। ये वैल्यूज, ये हैबिट्स पेरेंट्स इनकलकेट कर सकते हैं बच्चों में। कैसे? उसके लिए उन्हें बच्चों को वैसा एनवायरनमेंट भी देना होगा। अगर हम बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो हम बच्चों में ये चीजें बढ़ा सकते हैं, चाहे EQ हो, चाहे SQ की बात करें। जितना ज्यादा हम इन बातों पर ध्यान देंगे उतना ज्यादा बच्चे परफेक्ट होते जाएंगे, और जितना परफेक्ट होंगे उनकी हैप्पीनेस, उनकी सक्सेस उतना ज्यादा कोरिलेट होती रहेगी और उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप कहें कि इमोशनल इंटेलिजेंस को पहचाना कैसे जाए, तो उसको पहचानने के लिए आप कुछ बातों का अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या एडोलसेंट हो, कोई भी हो, आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, EQ हाई है या नहीं है, या EQ लो है, या EQ को बढ़ाने की जरूरत है। तो कैसे आप असेस कर सकते हैं? आप उसके व्यवहार से असेस कर सकते हैं कि बच्चा प्रॉपरली लोगों के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं।
उसकी बातचीत का रवैया कैसा है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा बच्चे का ईक्यू उतना अच्छा है। जैसा मैंने कहा कि आप किसी के घर जाते हैं तो वहां पर बच्चा अगर आपको प्रॉपरली ग्रीट करता है तो आप खुश होकर उसकी तारीफ करते हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो दैट इज, जो प्यारे बच्चे हैं ना, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसने आपको खुश कर दिया। तो वो जो गुड मैनर्स हैं वो भी उनमें ही ज्यादा होंगे जहां ईक्यू ज्यादा होगा। उनका सेल्फ मैनेजमेंट, उनकी हैबिट्स वो प्रॉपर होनी चाहिए। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हो सकता है आपके आपस में ही, आप कभी खुश हैं तो बच्चा भी आपके साथ खुश होता है। हम फैमिली में ही अगर बात करें, और अगर आप परेशान हैं तो बच्चा आपको सपोर्ट करे। ऐसा नहीं हो कि बच्चा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूं, बच्चा उसको इग्नोर कर रहा है। नहीं, आपको मेरे लिए ये काम करना है। आपके सिर में दर्द हो रहा है या आपकी परेशानी है या आपको अपना असाइनमेंट पूरा करना है, दे डोंट बॉदर अबाउट इट, दैट मीन्स ईक्यू की कमी है, बिकॉज दिस इज नॉट रेलिवेंट बिहेवियर एट दैट मोमेंट। तो बच्चे को आप अपने व्यवहार से, अपनी आदतों से प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसको इंस्पायर करिए, उसको स्ट्रांग बनाइए, और जितना ज्यादा बच्चा सोसाइटी के टच में आएगा उतना अच्छा होगा। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, बच्चे अपनों में सिमट गए हैं। बहुत से बच्चे तो घर में भी लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कमरों में रहते हैं, अपने कमरे बंद रहते हैं। उनको बहुत ज्यादा परिवार के सदस्यों से भी मिलना जुलना नहीं होता। सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है। बच्चों को सिखाइए वो कि हम आ, सोसाइटी में रहते हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। और इफेक्टिव मैनेजमेंट इमोशंस का बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप अपने कमरों से निकलेंगे, घर से निकलेंगे, समाज में आगे बढ़ेंगे। कल को आपके बच्चे को हॉस्टल में जाके रहना है तो कैसे रहेगा बच्चा, कैसे कोप अप करेगा? अगर उसका ईक्यू कमजोर है, एसक्यू कमजोर है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, तो बच्चा हॉस्टल में कैसे रहेगा? आप क्लास में भी देखिए बच्चों के, आप एज ए पेरेंट आपको बहुत सी बातें बच्चों की पता होती हैं। आप, आपका बच्चा भी आपको बताता होगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छे से बात करता है, हेल्पिंग है, ये बच्चा बहुत गुस्सा करता है, इस बच्चे की सबसे लड़ाई हो जाती है। ये सब क्या है? ये जो बच्चे का बिहेवियर है, ऑल दीज आर इफेक्टेड बाई ईक्यू, नॉट बाई आईक्यू। आईक्यू तो सिर्फ उसका रिजल्ट बता रहा है कि मैथ आए और साइंस में कितने नंबर आए। ये जो बिहेवियर है दैट इज ईक्यू, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बता रहा है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो बच्चे को अपनी क्लास में भी अगर फ्रेंड्स बनाने हैं, साथ में मिलकर रहना है, बातचीत करनी है, तो बच्चा कैसे करेगा? अगर उसका ईक्यू कमजोर होगा तो कैसे करेगा? और फिर आगे, दुनिया तो आगे बढ़ना है, कैसे करेंगे? तो बच्चे को जब स्कूल से निकल के आगे बढ़ना है, जॉब के लिए जाना है, तो वहां पर क्या है, बहुत सी परेशानियां होती हैं, स्ट्रेस होगा, कैसे हैंडल किया जाए, बहुत सारे डिसीजन लेने होंगे लाइफ में, कैसे मैनेज किया जाए, अपने कुलीग्स को, अपने स्टाफ को, अपने साथ वालों को कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे हैंडल किया जाए, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं है कि हम चीजों को इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बच्चे का अपना परफॉर्मेंस, अपना रिजल्ट भी इम्प्रूव करना है तो भी ईक्यू की जरूरत होती है। लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है तो भी ईक्यू की जरूरत है। लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। अब चाहे वो क्लास हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो वो सारी एबिलिटी बच्चे को कहाँ से मिलेगी? ईक्यू से। और अगर हम सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ में भी बहुत जरूरी है। हम उसको अपनाएं और साथ ही हम बच्चे को आगे बढ़ाएं। हमारा जो एटीट्यूड हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वेलकमिंग होना चाहिए। हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हमें अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है।
अगर बच्चा किसी बात पे कमजोर है तो आप उसे कमजोर मत बोलिए, आप उसको बोलिए कि यहाँ पर आपको थोड़ा और एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, आप कर लेंगे। हो सकता है बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो, बच्चे ने आपको कॉपी दिखाई, आपने उठा के फेंक दी, क्यों? आपने बोला कितना गंदा लिखा है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चा और नाराज हो जाएगा, वो दिखाएगा ही नहीं अगली बार से। अगर आप बोले आपने अच्छा लिखा है, थोड़े और एफर्ट्स करो, आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, आप उसको हफ्ते 10 दिन का समय दीजिए और आप देखिए उसकी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आता है या नहीं। ये कम्युनिकेशन स्किल है केवल। आपकी वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, किन शब्दों का आप इस्तेमाल करें, जो शब्दों का चयन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपने उसको डांट दिया तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं किसी भी बात के लिए हो। किसी कंपटीशन में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, बच्चा, जरूरी नहीं है हर बच्चे को प्राइज मिले, आपने उसको बोल दिया तुमको कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते, बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उसके बजाय बच्चे को मोटिवेट करिए, कोई बात नहीं, अगली बार होगा, और एफर्ट्स करना, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो। अगर आप बच्चे को मोटिवेट करते रहेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसका एटीट्यूड अच्छा होगा, उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा और सेल्फ स्टीम डेवलप। ये काम कौन करेगा? हम और आप, एज ए पेरेंट हमें ये सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। और इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें शुरू से इन बातों का ध्यान देना है। जैसे हम ईक्यू की बात कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम एसक्यू की बात करें कि एसक्यू जिन बच्चों में ज्यादा होती है, अच्छी होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो उनके सिम्टम्स की अगर बात करें तो वो बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, दे डोंट आर्ग्यू, वो अननेसेसरी बहस नहीं करते, अच्छा बोलते हैं तो अच्छा सुनते भी हैं, उनका वोकैबुलरी अच्छी होती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, उनको अपनी रेपो बनाना, अपनी रेपुटेशन समाज में बनानी आती है, और उन बच्चों की लोग तारीफ करते हैं समाज में, उनको सोशल एफिकेसी होती है कि यस आई कैन डू दिस, वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो जो बच्चे सोशल आईक्यू में हाई होते हैं वो बच्चे अलग से हमको नजर आते हैं, हम चाहते हैं हमारा बच्चा भी वो अलग से नजर आने वाले बच्चों के ग्रुप में खड़ा हो, उस लाइन में खड़ा हो, उसके लिए एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। कोई किताब नहीं है जिसको आप बच्चे को दे दें कि लो ये पढ़ लो तुम्हारा ईक्यू एसक्यू बढ़ जाएगा, आईक्यू में तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ईक्यू और एसक्यू के लिए कोई किताब नहीं है, हमारा परिवार, हमारा व्यवहार, हमारा समाज ही एक किताब है जहां हम बच्चे को सिखा सकते हैं। और हमारा एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो बच्चा इन चीजों में अच्छी पकड़ बना सकता है। और जब हम कोविड की बात कर रहे हैं बार बार, तो हम आपको बताएं कि अगर हैप्पीनेस है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हम बहुत अच्छे माहौल में रह रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, हमें ताकत देता है चीजों से लड़ने के लिए, परेशानियों से हम घबराते नहीं है, हम हमें ये एक साहस होता है कि हाँ हम खड़े हो सकते हैं, हमारे साथ हमारा परिवार है, तो हमारी रिलेशनशिप अच्छी है, हमें वो कॉन्फिडेंस होता है। और अगर वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, हमारे बच्चे के अंदर है, तो वो उसके अंदर वो ताकत होती है जो बड़ी सी बड़ी परेशानियों को सुलझा सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है इससे, और जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती है। तो ईक्यू और आईक्यू की इंपॉर्टेंस लाइफ में बढ़ती जाती है। अब एक सवाल आपके लिए, आप थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए, क्या ऐसा आपने अनुभव किया है कि जिनकी आईक्यू लेवल, कुछ बच्चों की बहुत अच्छे होते हैं, स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उन बच्चों, वो बच्चे पीछे रह जाते हैं लाइफ में, लेकिन जो 60-70% वाले बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या आप आ, उन बच्चों के बारे में कुछ सोच सकते हैं, या कोई आपका अनुभव है क्या?
तो हम चाहेंगे कि आप शेयर करें थोड़ा सा इस पर कुछ पॉइंट, तब हम आगे बढ़ें। कोई आप लोगों में से शेयर करना चाहेगा? क्या आपने अनुभव किया है ये चीज कि जो बच्चों के 60-70% होते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं? एनीवन प्लीज। चलिए, अगर आप किसी भी हेजिटेशन के कारण से नहीं बोल रहे हैं तो मैं ही आगे बढ़ती हूँ। और शायद आपने अनुभव तो जरूर किया होगा, और उस अनुभव को अगर आप अपने अभी रिकॉल करें तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा तो हुआ है, ऐसा तो आपने देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में तो बहुत अच्छा करते थे लेकिन आज उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आईक्यू तो अच्छी थी लेकिन ईक्यू और एसक्यू पे हम काम नहीं कर पाए। और वही दो चीजें हैं जो बच्चे को आगे ले गई। केवल आईक्यू से काम नहीं हुआ। इंटरव्यू में 90% वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए और 60%, 70% वाले बच्चे जिनमें बहुत सारी दूसरी स्किल्स थी उनके साथ में वो आगे बढ़ गए। अब प्रश्न उठता है कि ईक्यू और एसक्यू क्या हमारी मदद करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या ईक्यू और एसक्यू हमको आगे ले जाते हैं? हमने ये तो जाना कि ईक्यू एसक्यू क्या है, ये कैसे हमारी मदद करते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि जिनकी ईक्यू और एसक्यू अच्छी होती है उनके लोगों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, अपने पीयर के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, साथियों के साथ में, लोगों के साथ में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और वो अपनी टीम को मैनेज कर पाते हैं। वो टीम जरूरी, हम केवल क्रिकेट टीम और हॉकी टीम की बात नहीं कर रहे हैं। वो अगर 4 बच्चों का भी ग्रुप है, दोस्त हैं या आस पड़ोस के बच्चे हैं, तो वहां पर वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है बच्चे की सफलता से जुड़ी होती हैं, क्योंकि बच्चे को हैप्पीनेस मिल रही है हर चीज में। एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी में भी बच्चा खुश हो रहा है। हैप्पीनेस का मतलब आ, बच्चा अपने लेवल पे डिफाइन करता है, हम आप अपने लेवल पे डिफाइन करते हैं। अगर बच्चे ने आपका एक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिया तो वो भी आपके लिए हैप्पीनेस है। अगर आप कुछ टाइम साथ में स्पेंड कर पा रहे हो, क्वालिटी टाइम, तो वो भी हैप्पीनेस है। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चे को खुशी दे रही है जो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रही है। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं ये हमारी सक्सेस रेट को बढ़ा रही है। अगर ईक्यू का लेवल हाई है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर कर रही हूं कि सक्सेस, 100% सक्सेस में ईक्यू का क्या रोल है और आईक्यू का क्या रोल है। आपको इस पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा कि ईक्यू 80% रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सक्सेस के लिए, एंड आईक्यू ओनली 20%। EQ is required for your performance, for your development, for your result, and IQ is only for your academic. तो IQ और EQ का रेशियो क्या है? 20-80। 20% IQ, 80% EQ रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी सफलता के लिए आपकी। तो अब ये चीज आपको ध्यान देना है और आपको विचार करना है कि क्या EQ और SQ पे बात की जानी चाहिए, क्या EQ और SQ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या हमें इसको डेवलप करना चाहिए। तो अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और कैसे बढ़ाना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इट कैन डेवलप।
कैसे, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, शुरुआत से, बच्चे के शुरुआती जीवन से ही हम इन पे ध्यान दें। अगर हम ये सोचें कि अरे बच्चा अभी छोटा है, 10 साल का हो जाए, 12 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, तब हम इस पर बात करेंगे, तो ये आपका सोचना गलत है। आप शुरू से बच्चों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। अगर हम ईक्यू की बात करते हैं, तो जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, इनको कैसे बनाया जाए, सोशल अवेयरनेस कैसे की जाए, तो ये ईक्यू और एसक्यू के लिए बात अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानकारी रखना, सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करना, सोशल अवेयरनेस, अपने आस पड़ोस की जानकारी रखना और अपनी रिलेशनशिप को मैनेज करना। तो इसके लिए जो हमने पहले ही अपने सेशन में बात करी थी लाइफ स्किल्स की, कि बच्चों में बेसिक लाइफ स्किल्स कैसे बढ़ाई जाए, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल हैंडलिंग, तो उन चीजों को अगर हम बच्चे का ध्यान दे रहे हैं तो बच्चा अपने आप अपने पर्सनालिटी को ग्रूम करता चला जाएगा। तो शुरुआत से इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा और इनके साथ हमें आगे बढ़ना होगा। अगर इन चीजों का हम ध्यान रखते रहेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा आगे बढ़ेगा। इसको डेवलप करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इमोशन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बीइंग अ पेरेंट्स, आपको बच्चे के इमोशंस को समझना होगा, उसकी बातों पर ध्यान देना होगा, उसकी एक्टिविटीज पे ध्यान देना होगा, उसकी परेशानियों को समझना होगा, जिससे बच्चे के इमोशंस को आप समझ सकें। और अगर आप ये रियलाइज करते हैं कि बच्चा परेशान है, तो कहीं ना कहीं उसे आपको मैनेज करना होगा। मैंने अपनी बुक, जैसा अभी दीपाली ने बताया, परवरिश और अंतर्द्वंद, मेरी जो पहली बुक थी, उसमें मैंने ईक्यू के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है कि पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से वो बच्चों की ईक्यू को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत डिटेल में अभी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की बाध्यता है, तो इस पे हमने जरूर वहां पर चर्चा की है। इन कंक्लूजन हम ये जरूर कह सकते हैं कि EQ इज 4 टाइम मोर इम्पोर्टेंट देन IQ फॉर द सक्सेस ऑफ योर चाइल्ड। क्योंकि हम पेरेंट्स से रूबरू हो रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों की EQ को ध्यान में दें, ध्यान रखें, SQ पर ध्यान रखें, जिससे बच्चे के साथ साथ आपकी भी हैप्पीनेस बढ़ेगी और सक्सेस मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों पर ध्यान देना और बच्चों की EQ, IQ और SQ में बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप उन चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे तो बच्चे को सक्सेस भी मिलेगी और हैप्पीनेस भी मिलेगी। और अगर आपका बच्चा सक्सेस और हैप्पीनेस पा रहा है तो निश्चित रूप से एज ए पेरेंट आप भी खुशहाल होंगे। तो मैंने एक ब्रीफ इंट्रो दिया। अब अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। दीपाली, ओवर टू यू। यस मैम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मुझे लगता है कि इतने डिटेल में EQ, AQ, IQ की जानकारी बहुत ही कम पेरेंट्स को होगी और ये वाकई पेरेंट्स एंड चाइल्ड दोनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे, उनकी ग्रूमिंग अच्छी होगी और वो एक बेहतर नागरिक बन पाएंगे। मैम, एक क्वेश्चन आया है इंदौर से। एक पेरेंट्स पूछते हैं कि हमें अपने बच्चों के IQ और EQ के बारे में कब ध्यान देना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमें किसी पर्टिकुलर एज का इंतजार नहीं करना चाहिए। IQ मैंने बताया कि इननेट होती है, वो हमारे जीन से होती है, उसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन बच्चे की IQ प्रॉपर है या नहीं, इस बात को जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, 6 महीने, 8 महीने, साल का, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज हम को कंसीडर करनी चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि वो दूसरे बच्चों
से अगर हम कंपेयर करें तो वो प्रॉपर है या नहीं। अगर नहीं है तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की आईक्यू अगर नहीं प्रॉपर है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगर ईक्यू की हम बात करें या एसक्यू की बात करें तो बच्चा जब बोलना शुरू होता है, घर के आस पड़ोस में जाना शुरू करता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसके लिए हम बच्चे को प्रिपेयर करें। हम बच्चे को ये सिखाना शुरू करें कि अब आपको स्कूल जाना है तो आप कैसे बिहेव करेंगे, आपको मैम मिलेंगी, आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, आपको उनसे बात करना है। ये आप बच्चे का जब सोशलाइजेशन कर रहे हैं, पास पड़ोस में मिल रहा है या आप कहीं जा रहे हैं, तो भी बच्चे को ये सिखाइए कि हमें लोगों से मिक्सअप होना है, बातचीत करनी है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो अगर पेरेंट्स शुरू से बच्चे को इस तरीके से गाइड करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ईक्यू पे अच्छा काम हो पाएगा। ओके मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है एंड आई थिंक वो पेरेंट की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी ये। आई होप सो। एंड या एंड व्यूअर्स, यू ऑल आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। मैम आई वुड, हेलो, या मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्वेश्चन आया है जबलपुर से जी। कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे की ईक्यू कम है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, बच्चे के व्यवहार को बहुत करीब से ऑब्जर्व करिए। अगर आपने अभी तक इन बातों पे ध्यान नहीं दिया है तो अभी भी आप बच्चे के व्यवहार पे ध्यान दीजिए। बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चा छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव तो नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ा तो नहीं है, जिद्दी तो नहीं है, छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है क्या, इन चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और अगर ऐसा है कि बच्चा आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा, आपकी बातों को नहीं समझ रहा है और खुद भी परेशान है और आप उसके साथ परेशान है, तो इसका मतलब आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इन परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि ईक्यू पे काम करने की जरूरत है। तो आप बच्चे के इमोशंस को ऑब्जर्व करिए, समझिए और उसको कोशिश करिए कि समझाने की, और अगर जरूरत है तो आप काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। ओके मैम। मैम अभी एक प्रश्न है रायपुर से, ये पूछ रहे हैं कि ईक्यू की कमी होने पर हमें क्या करना चाहिए। वही जो मैंने बताया कि अगर ईक्यू की कमी महसूस हो रही है तो ईक्यू की कमी हमें कैसे महसूस होगी। जैसे मैंने बताया कि बच्चा इमोशंस अपने ना कंट्रोल कर पा रहा है, बात बात पे क्लास में झगड़ा हो जाता है उसका, बच्चों से एग्रेसिव हो जाता है, टीचर से ठीक से बात नहीं कर रहा, फ्रेंड से ठीक से बात नहीं कर रहा है, या घर में भी भाई बहनों से झगड़ा हो रहा है, आपके साथ बहुत अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि ईक्यू की कमी है। तो अगर हम, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है एज ए पेरेंट हमें ही समझना होगा कि ईक्यू की कमी है या नहीं है। और अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम उस व्यवहार को प्रदर्शित करें या हम उस एनवायरमेंट को डेवलप करें अपने आसपास में, अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, जिसको बच्चा देखे और ये सीखे कि हाँ हमें इस तरीके से बिहेव करना है, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो जब एज ए पेरेंट आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा भी उन बातों को सीखेगा और मनन करेगा और आगे बढ़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चे के बिहेवियर पे ध्यान रखें और क्लोज ऑब्जर्वेशन रखें। ओके मैम, अभी मनीषा शर्मा जी जुड़ी है अपने साथ में जी। और वो, उनका प्रश्न है कि अगर पेरेंट्स का भी ईक्यू की कमी है तो बच्चों को कैसे इम्प्रूव करवाएं। देखिए मनीषा जी, मैंने शुरू में भी ये बात कही कि ये बात जो है, जो हम ईक्यू आईक्यू की बात कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए है। और एज ए पेरेंट सबसे पहले हमें अपने ईक्यू पे ही ध्यान देना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि आप जो इन्वायरमेंट बच्चों को दे रहे हैं, बच्चा तो उसी में बढ़ेगा ना। आप एक पौधा लगा रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर खाद, मिट्टी, पानी मिल रहा है तो वो प्रॉपर बढ़ेगा।
कोई भी चीज की कमी होगी तो पौधा अच्छा नहीं बढ़ेगा। अगर बच्चा ये देख रहा है कि पेरेंट बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं, तो बच्चा भी सीखेगा। उसको कोई भी बात मनवानी है, वो उसको लगता है कि गुस्सा करेंगे और हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है। आप क्या इनकलकेट कर रहे हैं, बच्चे को गुस्सा करना सिखा रहे हैं, तो बच्चे ने वही देखा वही सीखा। अगर पेरेंट दूसरों से, चाहे वो घर के सदस्य हो, चाहे घर पे आने वाले हेल्पर हो, जो भी हैं, उनके साथ में प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, तो बच्चा भी वो सीखेगा कि दूसरों के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे बात करनी चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पेरेंट ही नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि पेरेंट खुद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। अगर कहीं पर कमी है, उनको सेल्फ एनालिसिस करना होगा, जो मैंने शुरू में भी बताया कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो जब आप सेल्फ अवेयर होंगे तभी आप सोशल अवेयरनेस ला पाएंगे। तो पहले सेल्फ अवेयर होइए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करिए। और उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हम शेयर कर सकते हैं कि आपको लगता है कि कहीं गलती हुई है, आप उसको एक डायरी बना लीजिए, उस पर नोट करिए कि हाँ, ये व्यवहार मेरा था, इस बात पे मुझे नाराजगी हुई, या इस बात पे मैंने ऐसा गलत व्यवहार किया। और आप उसके साथ में ये भी लिखिए कि इस बात को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते थे। अगर आप उसका सॉल्यूशन भी लिख लेंगे तो शायद अगली सिचुएशन अगर वैसी होगी तो आप सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ना कि जो प्रॉब्लम पहले हुई थी। तो इस तरीके से पेरेंट्स को पहले काम करने की जरूरत है और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ मैम, आपने वाकई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये सही है कि कई पेरेंट्स भी हैं जिनका ईक्यू बहुत कम होता है। तो आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आशा करते हैं कि हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। एंड थैंक यू। एंड मैम, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है दिल्ली से, कि क्या ईक्यू और एसक्यू बच्चे को स्कूल में भी मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल। बच्चे जब स्कूल जाता है, मैंने बच्चे का सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, जब बच्चा पहले तो अपने परिवार के लोगों से ही जुड़ा होता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो परिवार के साथ आस पड़ोस, और फिर उसके बाद आस पड़ोस का पार्क हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, या उसके बाद बच्चा सीधे जाता है कहाँ, अपने स्कूल में। और स्कूल में बच्चों के साथ में वो कोप अप करने की कोशिश करता है। तो कई बार बच्चे स्कूल जाना जब शुरू करते हैं तो कुछ बच्चे बहुत रोते हैं, और कुछ बच्चे एक दो दिन में एडजस्ट हो जाते हैं, कोप अप कर लेते हैं एनवायरनमेंट के साथ। दैट इज ईक्यू, दैट इज एसक्यू। हमने बच्चे को कितना मेंटली प्रिपेयर किया है, बच्चे को कितना हमने सोशलाइज किया है, बच्चे को कितना हमने उन चीजों के बारे में बताया है, वो बहुत जरूरी है। हम जब बच्चे बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, वहां पर भी हम ईक्यू और एसक्यू की अगर बात करें तो बच्चे का क्लास में कोऑर्डिनेशन कैसा है। कई बार होता है जब पेरेंट्स पीटीएम में जाते हैं तो कंप्लेंट मिलती है कि आपका बच्चा बहुत झगड़ा करता है सबसे। कई बार कंप्लेंट मिलती है कि आपका बच्चा बात बात पे बहस करता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा था, बहुत अच्छा था पढ़ाई में। उसके अभी हम बोर्ड एग्जाम्स वगैरह की भी बात कर रहे थे, ये रियल स्टोरी आपको बता रही हूँ छोटी सी, कि उसके एग्जाम में नंबर कम आए। उसने स्कूल जाके अपने टीचर को चाकू भोंक दिया। दैट वाज अ सरप्राइज। क्यों? आपने मुझे नंबर कम क्यों दिए हैं, यहाँ पर मुझे नंबर ज्यादा मिलने चाहिए। आईक्यू तो बहुत अच्छा था कि 97 मिले हैं तो 99 होने चाहिए, आईक्यू तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या ईक्यू और एसक्यू अच्छा था? आप उसके बिहेवियर से एनालाइज कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चा क्लास में किस तरीके से कोप अप कर रहा है। अगर ईक्यू अच्छा है, एसक्यू अच्छा है, तो बच्चे का कोऑर्डिनेशन अपने दोस्तों के साथ अच्छा होगा, वेल बिहेव होगा बच्चा, उसके दोस्तों को या टीचर को या ग्रुप को किसी तरीके की कंप्लेन नहीं होगी। वो प्लेग्राउंड पे है तो भी लोग अप्रिशिएट करेंगे, वो किसी को करिकुलर एक्टिविटी में है तो भी कंफर्टेबल होगा। तो ईक्यू और एसक्यू दोनों ही बच्चे को स्कूल लेवल से ही मदद करना शुरू करते हैं, तो ही
बच्चा आगे कंफर्टेबल होकर बढ़ पाता है। मैम अब ये जी अनुभूति शर्मा जी जुड़ी है अपने साथ। जी उनका क्वेश्चन आया है कि मैम बच्चे के व्यवहार EQ SQ सब दूसरों के साथ बहुत अच्छा है, बट मेरी बेटी अपने ट्विन ब्रदर के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करती, उससे गुस्सा रहती है और उनके फ्रेंड्स से बहुत अच्छे से पेश आती है, तो प्लीज बताएं इस बारे में। अनुभूति जी, आपका जो क्वेश्चन है, बच्चे का EQ SQ अच्छा है, आपने कहा कि बच्चे दूसरे के साथ तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रही है, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं केवल घर पे है कि अपने भाई बहन ट्विंस ब्रदर्स के साथ में वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करती है। तो यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत ये है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपको अपनी बेटी के साथ में और उन ट्विंस बच्चों के साथ में, क्या वहां कहीं पे कंपैरिजन हो रहा है, कहीं आप बायस तो नहीं हो रहे हैं। कई बार होता है कि पेरेंट्स बच्चों का कंपैरिजन करने लगते हैं, देखो तुमने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया, वो अच्छा है, देखो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उनका रिजल्ट अच्छा आया, वो अच्छे हैं, तुम, और उनको इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो जाती है। अगर ऐसा भी होता है तो जो दूसरा बच्चा है वो जेलस फील करने लगता है, वो नाराजगी जाहिर करता है। अब वो नाराजगी कैसे जाहिर करे, वो लड़ाई झगड़ाई करके नाराजगी जाहिर करेगा, तोड़फोड़ करके अपनी नाराजगी जाहिर करेगा, तो वो जो जेलसी है वो झगड़े के रूप में कहीं आ जाती है। तो पहली मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अपने घर के एनवायरनमेंट को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करिए कि क्या ऐसा है, क्या बच्चों में कंपैरिजन हो रहा है, क्या उस आपकी बेटी या जो भी बेटा है उसके प्रति बाकी लोगों का व्यवहार कैसा है, क्या बायस तो नहीं हो रहे हैं ट्विंस के और उनके बीच में। अगर ऐसा है तो पहले उसको दूर करें, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप उसको मैनेज कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सुलझ सकती है। अगर आगे भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे बात कर सकते हैं। मैम बेटी बेटी 8 इयर्स ओल्ड है और बच्चे 3 साल के हैं दोनों। वो दोनों ब्रदर्स हैं, तो वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, दोनों साथ में खेलते हैं और वो दीदी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। और मेरी बॉन्डिंग बेटी से बहुत अच्छी है जी। पर बेटी क्या है, बच्चों को भाइयों को देख के बहुत इरिटेट होती है और बाकी सबके संग बहुत अच्छा बिहेव है, कविता पाठ करती है और बहुत अच्छा, एकेडमिक भी उसका बहुत बढ़िया है। बस यहीं पे आके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बच्चों के संग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसको। अनुभूति जी, आपकी बातों में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा आपकी बेटी 8 ईयर है और बच्चे ट्विंस जो हैं वो 3 साल के हैं, यानी 5 साल का डिफरेंस है आपके बच्चों में, एक जी चीज। जी दूसरी चीज कि अभी तक आपका पूरा प्यार बेटी को मिल रहा था। जी जी जी। क्या आपने बच्ची को मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर किया कि हाँ, घर में नया मेहमान जो आ रहा है, नया बच्चा जो आ रहा है, उसके साथ आपको हिल मिल के प्यार से, ये आपका भाई है, आपको ऐसे रखना है, आप बड़े हो, आपको ध्यान रखना है, इन बातों के साथ प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अब उस बच्ची को क्या लग रहा है कि बट नेचुरल है, बच्चे छोटे हैं और वो भी ट्विंस हैं, तो आपका कंसंट्रेशन बच्ची पर से हटके उन बच्चों पे चला गया है। ठीक है ना, आप बच्ची को कम समय दे पाते हो, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये अच्छी बात है, लेकिन उस बच्ची को ये समझ में नहीं आ रहा, उसको ये दिख रहा है कि माँ मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही है, उनका ज्यादा ध्यान रख रही है, मेरे साथ बैठ के खाना खा रही थी अभी नहीं खा रही है, उनका ध्यान रख रही है। तो जो उसको समय मिल रहा था वो ट्रांसफर हो गया, वो शिफ्ट हो गया उन छोटे बच्चों पे। तो अब आपका रोल ये है मैम, ऐसे बहुत से केसेस आते रहते हैं, बहुत कॉमन बात है ये, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपका रोल ये है केवल कि आप बच्ची को जिम्मेदार बनाइए, उसको समझाइए कि ये हमारी और तुम्हारी जिम्मेदारी है इन छोटे भाइयों की देखभाल करना, हम लोग मिलके करेंगे, आप मेरी मदद करो, आप इसको ये देख लो तो मैं ये काम कर लूंगी, फिर आपके साथ बैठ के बात करूंगी। अगर आप थोड़ा सा बच्चे को इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे तो जो बच्चे में, जो आपकी बच्ची बेटी में जो जेलस की भावना आ रही है ना कि इन्होंने आकर के मेरी जगह छीन ली है, वो दूर हो जाएगी। आप उसको उसकी इम्पोर्टेंस बताते रहिए,
उसको ये जताते रहिए कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ये जिम्मेदारी हम दोनों की है, तो निश्चित रूप से आपको बदलाव देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम अनुभूति जी। मैम मेरे पास एक क्वेश्चन था फेसबुक में, राजेश तिवारी जी ने किया है जी। कि बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए एकाग्रता के लिए क्या पहल करना चाहिए? देखिए, अब इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप बच्चे को बच्चे की एज क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हम उसको केवल वर्बली बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अपने साथ बिठा सकते हैं उसको, और उसको थोड़ा सा चीजों पे कंसंट्रेट करने के लिए कह सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है ढंग से, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, बार बार खेलने कूदने उठ जा रहा है, एकाग्रता की कमी कहाँ पर हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है अगर, तो बच्चा एकाग्र नहीं हो पाता है। बच्चे उस माहौल में कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे को माहौल दीजिए अच्छा। बच्चा जहाँ पे पढ़ाई कर रहा है बैठ के, उस माहौल को अच्छा बनाइए। अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, शोर है, डिस्टरबेंस है, तो उसको कम करिए, वो बहुत जरूरी है। और अगर बच्चा 8-10 साल का है या उससे बड़ा है, तो आप बच्चे को थोड़ा सा मेडिटेशन करवा सकते हैं बच्चे के उम्र के अकॉर्डिंग। और मेडिटेशन में कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। आप बच्चे को कह सकते हैं कि आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आंख बंद करके बैठो, अपने आप पे कंसंट्रेट करो, तो इससे धीरे धीरे बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। और अगर उसके मन में कुछ तकलीफ है, कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो उसको दूर करना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत जरूरी है कि एकाग्रता क्यों नहीं आ रही है, ये जानने की जरूरत है। जी, थैंक यू सो मच मैम। आई होप उनके जरूर ये काम में आएगी आपकी इंफॉर्मेशन। जी, या थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। हाँ, तो फ्रेंड्स, इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन? आई होप मैंने लोगों के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर दिए हैं, और पेरेंट्स को बेनिफिट मिलेगा इन बातों से। और आगे अगर कोई क्वेश्चन होता है उनका, तो वो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी दे सकते हैं, जिनको हम जवाब दे सकते हैं। Okay. So thank you so much, ma'am, for enlightening us and guiding us with such a useful information. थैंक यू And दीपाली। yeah, and वाकई मैम मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतना समय निकाला इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू दीपाली, थैंक यू फॉर योर काइंड। एंड ऑल्सो सभी लोग जो हमसे अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए और ऑनलाइन जुड़े हम लोगों के साथ। सो फिर मिलते हैं अपन कमिंग सैटरडे, शनिवार की शाम, लेखक के नाम कार्यक्रम में। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू ओके ओके, गुड डे मैम। ओके, बाय। बाय।